गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का आपका लेक्चर है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, मतलब असमर्थ ग्रुप, लाचार ग्रुप। ये इंटरनेशनल लॉ का एक टॉपिक है जो कंपटीशन के बेस से इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें कुछ लोगों को क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे वुमेंस, चिल्ड्रंस, माइग्रेंट पर्सन, ओल्ड एजेस पर्सन, SC OBC को। तो इस लेक्चर में हम आपको वुमेन के बारे में बताएंगे। महिलाओं के अधिकारों की प्राप्ति कैसे हुई, कितना संघर्ष करना पड़ा था महिलाओं को अपना स्टेटस पाने के लिए। वैसे तो आप लोग ने धर्म में पढ़ा ही होगा, ऋग्वेद, वेदों में क्या स्थिति थी। वेदों में तो महिलाओं की बहुत अच्छी स्थिति थी। ऋग्वेद में अपाला, घोषा सम्मानित महिलाएं थीं। गार्गी बहुत ही उच्च कोटि की विचारक महिला थी, जिनके नाम पे गार्गी संहिता ही पड़ गई थी। लेकिन हम इसको देखेंगे इंटरनेशनल लॉ में कैसे इनका स्टेटस प्राप्त हुई और कैसे इंटरनेशनल लॉ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और अदर जगह पे इन एक स्टेटस अपना इन्होंने प्राप्त किया। इसके लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा और काफ़ी विचारों के बाद कुछ चीज़ें इनको प्राप्त हुई। जैसे पहले एट फर्स्ट इनका 1946 का महिलाओं की पारिस्थिति पर सर्वप्रथम आयोग बना। कब बना? 1946 में बना। महासभा ने इसको 7 नवंबर 1967 को महासभा ने इसको एक्सेप्ट किया और डिक्लेरेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के प्रति भेदभाव की समाप्ति, इसे 18 दिसंबर 1979 को महासभा ने अंगीकार किया। मतलब सबसे पहले महिलाओं के बारे में 1946 में महिलाओं की पारिस्थिति, महिलाओं के स्टेटस के लिए एक कमीशन बनाया गया। उस कमीशन के बाद 7 नवंबर 1967 को डिक्लेरेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन्स के प्रति जितने प्रकार के भेदभाव हैं सबका उन्मूलन करने के लिए एक महासभा में कन्वेंशन हुआ। उस कन्वेंशन को महासभा ने 18 दिसंबर 1979 को अंगीकार किया, मतलब उसको एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया। और यह अभिसमय 1981 को इन्फोर्स हुआ। इस अभिसमय के द्वारा महिलाओं को शिक्षा, एजुकेशन के में, एम्प्लॉयमेंट, नियोजन में, शिक्षा के बारे में आर्टिकल 10 में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में आर्टिकल 11 में, हेल्थ के बारे में आर्टिकल 12 में, इकोनॉमिक्स एंड सोशल लाइफ के बारे में आर्टिकल 13 में। ये सब आर्टिकल किसका है? इस कन्वेंशन के आर्टिकल में। और वुमेन्स इन रूरल एरिया के बारे में 14 में, इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में 15 में, और मैरिज एंड फैमिली रिलेशन के बारे में 16 में प्रयास किया गया। इतनी चीज़ों के बारे में। तो शिक्षा के बारे में उस समय महिलाओं को शिक्षा का उतना अवसर नहीं प्राप्त होता था, तो इस कन्वेंशन के द्वारा महिलाओं के बारे में शिक्षा के लिए सोचा गया, उनके हेल्थ के लिए, रूरल मतलब गांव में महिलाओं की क्या स्थिति है इनके लिए सोचा गया। फिर इसको इम्प्लीमेंटेशन कराया गया, इसको धीरे धीरे। और इसी अभिसमय के अनुच्छेद 17 में इसकी प्रक्रिया, इम्प्लीमेंटेशन की प्रक्रिया दी गई और महिलाओं के विरुद्ध प्रत्येक प्रकार के भेदभाव की समाप्ति के लिए इसके बारे में विचार किया गया। उसके बाद एक कमेटी बनी, कमेटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। इसको शॉर्ट फॉर्म में CEDAW सी से कमेटी ऑन द एलिमिनेशन मतलब उन्मूलन करना, ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, इसको बनाया गया। इसमें व्यक्तिगत महिलाओं की व्यक्तिगत क्षमता, कैपेसिटी को उनको बढ़ावा देने के लिए, उनकी व्यक्तिगत क्षमता को निखारने के लिए इस पर विचार किया गया। उसके बाद ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, मतलब ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, मतलब महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव की समाप्ति पर समिति
के लिए ऐच्छिक नयाचार ऑप्शनल प्रोटोकॉल ये बनाया गया। ये ऐच्छिक था और बाकी सब था कि आप इसको स्वीकार करना ही करना पड़ेगा। ये 7 अक्टूबर 1999 को इसको एक्सेप्ट किया गया। इसमें सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन महिलाओं के बारे में विचार किया गया। इसके आर्टिकल 21 में ये प्रोटोकॉल तभी लागू हो सकता था जब 10 राज्य इसका समर्थन करते, और 2001 में 10 राज्यों ने इसका समर्थन किया और 1 अक्टूबर 2004 से ये ऑप्शनल प्रोटोकॉल ऑन द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन को लागू किया गया। इसमें इस 2004 में इसके 67 राज्य इसके पक्षकार बन चुके थे, और इसमें क्या थी, महिलाओं के लिए प्रतिकर की बात थी, उनकी उचित व्यवस्था, उनके रिहेबिलिटेशन के बाद थी, ये सब बात इसमें की गई। उसके बाद महिलाओं से संबंधित 4 कॉन्फ्रेंस हुए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 1975 में मैक्सिको सिटी में उनके लिए कॉन्फ्रेंस हुआ। उसके बाद सेकेंड कॉन्फ्रेंस 1980 में कोपेनहेगन में हुआ और 1985 में नैरोबी में हुआ। लेकिन इन सब कॉन्फ्रेंसों में महिलाओं के लिए उतना ज़्यादा खुलकर विचार व्यक्त नहीं किया गया। लास्टली 1995 में बीजिंग में सम्मेलन हुआ, जिसको बहुत ही ज़्यादा इसी सम्मेलन से महिलाओं के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने विचारने और उनको बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता हर क्षेत्र में दी गई। तो पहला कन्वेंशन 1975 में मैक्सिको सिटी में, दूसरा 1980 में कोपेनहेगन में, तीसरा 1985 में नैरोबी में और चौथा 1995 में बीजिंग में हुआ। और इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच एक अमूल्य कड़ी का आधार बना, क्योंकि 1995 बीजिंग सम्मेलन को विश्व के लगभग सारे देश, जितने भी क्वालिफाइड या एजुकेटेड कंट्रीज़ हैं, जितने लोग डेवलप्ड हैं या अनडेवलप्ड भी हैं, जो भी हैं, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। तो इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच की अमूल्य कड़ी इसको मानी जाती है, और यहीं से औरतों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे उनको वो दिया गया, प्रोटेक्शन दिया गया। तो 1995 में बीजिंग कॉन्फ्रेंस हमेशा इम्पोर्टेंट होता, और अभी जल्दी में 2019 में शायद इसका पक्षकार बना है। अभी तक भारत इसका पक्षकार नहीं बना था। महिलाओं के अधिकार, इसी में कहा गया कि महिलाओं के अधिकार मानव अधिकार है। महिलाएं जो अधिकार है वो एक ह्यूमन राइट की तरह है। महिलाएं भी मानव अधिकार की श्रेणी में आती हैं। अब सोच लीजिए महिलाओं को अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा था। लोगों ने सोचा और तब जाके 1995 में इसको लागू किया गया। फिर महिलाओं के बारे में ये बना। धीरे धीरे इतने संघर्षों के बाद ये आया सामने। उसके बाद इसमें महिलाओं के लिए शैक्षिक, स्वास्थ्य, हिंसा, इस सब चीज़ों को इसमें देखा गया। फिर 21वीं शताब्दी में महिलाओं पर विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसको स्पेशल सेशन ऑन वुमेन इन 2000 कहते हैं। इसमें जेंडर इक्वलिटी डेवलपमेंट की बात की गई। ये स्पेशल सत्र जो स्टार्ट था, ये जेंडर इक्वलिटी डेवलपमेंट के लिए आयोजन किया गया था। इसे विशेष सत्र को बीजिंग प्लस के नाम से जानते हैं। जब बीजिंग में 2 कन्वेंशन हुए, एक तो 1995 का बीजिंग कन्वेंशन हुआ, और जो स्पेशल सेशन ऑन वुमेन इन 2000 में हुआ था वो जेंडर इक्वलिटी एंड डेवलपमेंट के लिए हुआ था, जिसको बीजिंग प्लस का नाम दिया गया। इस तरह औरतों को अंतर्राष्ट्रीय रूप पे एक अपना वो मिला, पहचान मिली। इसके बाद हम इंडिया के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इंडिया में सर्वप्रथम भारत के संविधान को जो हम पढ़ते हैं तो प्रियम्बल में लिखा गया है कि भारत के सभी व्यक्ति, भारत के नागरिक, तो नागरिक और सभी व्यक्ति और महिलाएं इंक्लूड हैं। उसके बाद से आर्टिकल 14 में सबको समानता का अधिकार दिया गया है, तो महिलाओं को भी यहाँ समानता मिला है। फिर आर्टिकल 15 क्लास 3 में महिलाओं के लिए विशेष परिस्थिति बना सकती है पार्लियामेंट, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये रहा आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट में महिलाओं को प्रोटेक्ट किया गया। फिर आर्टिकल 21 में महिलाओं को प्रोटेक्ट किया गया है। इस तरह सब जगह महिलाओं को अच्छे से प्रोटेक्शन प्राप्त है। इसमें सर्वप्रथम उसके बाद फिर आपका जो DPSP आता है, इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 43 में कामगारों को निर्वाह मजदूरी इसी से मनरेगा का जन्म हुआ। इस सेक्शन में भी, इस अनुच्छेद में भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही
रोजगार की प्राप्ति का अवसर प्राप्त है। उसके बाद 39D 39D में इक्वल रिक्वायरमेंट एक्ट 1976 39D के परिप्रेक्ष्य में इसको पार्लियामेंट ने पारित किया और समान वेतन का दायित्व लाया कि महिलाओं और पुरुषों को दोनों के लिए समान वेतन मिलेगा। फिर आर्टिकल 42 में महिलाओं को मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 पारित किया गया, जिसमें महिलाओं को मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, उनको छुट्टी मिलेगी, उनको जो भी जैसा भी होगा। उसके बाद अभी हाल में मिसकैरेज एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है और अब महिलाओं को 24 सप्ताह तक अगर उनका इस तरह से मिसकैरेज करवा सकती हैं वो, जो उनके जीवन के बचाने के लिए या फिर किसी विशेष परिस्थितियों के लिए इसको किया जा सकता है। पहले ये 16 से 20 सप्ताह तक था, अब ये 20 से 24 सप्ताह तक का हो गया है। उसके बाद आईपीसी में महिलाओं के लिए बहुत सारे प्रोटेक्शन दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले उनको 228A में उनको जो उनके प्रति अगर कोई अपराध होता है तो उसको उनके नाम को छिपाने के लिए पहले ये कहा गया। फिर 354 में पूरा चेंज हो गया, 354 के बाद पूरा ABCD जोड़ दिया गया है। फिर 376 में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है, यहाँ तक कि जो अभी नया सेक्शन आया है 376A, B और DB, इसमें 12 साल तक की अगर लड़की के साथ रेप कोई करता है या सामूहिक रेप करता है तो उसमें मृत्युदंड का उसको तत्काल उसको मृत्युदंड मिलेगा। और उसके बाद महिलाओं को मेडिकल रिक्वायरमेंट पूरी दी जाएगी, हर तरह की छूट दी जाएगी और यहाँ तक कि रेपिस्ट जो होगा वो भी विक्टिम को पूरा मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवाएगा। इस तरह से बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। डावरी प्रोटेक्शन एक्ट भी बना है, महिलाओं को प्रोटेक्ट किया गया है। फिर इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 का बनाया गया है। और फिर सबसे बेहतरीन एक्ट इसमें द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेशन 2005 का है, जो महिलाओं को बहुत ज़्यादा बचाव देता है। अब हम कुछ केस लॉ को देखेंगे। इसमें पहला केस लॉ है एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा 1981। इस केस में ये कहा गया था कि जो एयरलाइंस में महिलाएं काम करती हैं अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ने इसको डिसमिस कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया और बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है, महिलाएं भी इक्वलिटी बिफोर लॉ है, उनको भी सबके विधि के समक्ष समता प्राप्त है, इसलिए 21 के तहत इसको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर माया देवी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का केस आया 1986 सुप्रीम कोर्ट का। इसमें कहा गया था कि विवाहित महिला को नौकरी से पूर्व अपने पति की सहमति लेनी आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी खारिज कर दिया, कहा महिलाओं की समानता है वो उनके ऊपर डिपेंड है कि वो नौकरी करे या नौकरी ना करे। फिर प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज कुमार का वाद आया था। इसमें कहा गया था कि जो महिला का जो स्त्री धन हम पढ़ेंगे वो उसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के धारा 14 में जो स्त्री धन है उस पर महिलाओं का अधिकार होता है, न कि महिलाओं के पति का, इसको इसमें स्पष्ट किया गया। फिर सबसे बड़ा इसमें फैक्टर आया विशाखा तथा अन्य बनाम राजस्थान राज्य का 1997 सुप्रीम कोर्ट का सबसे बढ़िया डिसीजन था, जिसमें महिलाओं के लिए बहुत सारे रूल बनाए गए, जिसमें महिलाओं को अगर वो नौकरी करती हैं, रात का शिफ्ट है तो उनको उसमें प्रोटेक्शन दिया जाए, उनके आने जाने की सुविधाएं दी जाए, वो जब चाहे तब छुट्टी उनकी सहूलियत के अनुसार दिया जाए और कैमरा लगाया जाए। मतलब बहुत सारी चीज़ें विशाखा में बहुत कम से कम 10-12 गाइडलाइन दी गई, जिसको लगभग सारे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, सबको इसको फॉलो करना पड़ेगा। और विशाखा के केस को अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वर्सेस AK चोपड़ा 1999 में सर्वप्रथम इसको लागू किया गया था। उसके बाद मधु किश्वर वर्सेस बिहार राज्य का केस आता है, जिसमें महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। इस तरह महिलाओं के लिए इंटरनेशनल लॉ में और इंडियन इंटरनेशनल लॉ में, और हाँ साथ ही साथ 1990 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जब आया था प्रकाश में, तो महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए भी विचार बनाया गया और तभी से राष्ट्रीय महिला आयोग का वो एक संवैधानिक संस्था इसको बनाया गया, जहाँ पे महिलाएं अपने लिए अपने चीज़ों के लिए मांग कर सकती हैं और राष्ट्रीय महिला आयोग को ये भी राइट है कि वो स्वतः ही संज्ञान ले, सुओ मोटो कॉन्जिनेशन लेके महिलाओं के प्रति जागरूक रहेगी।
और ये इसका जो मुख्य इसका स्थान है वो दिल्ली में है, और जिसमें रेखा शर्मा जिसके अध्यक्ष हैं। उसके अलावा हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना ये बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट ही नहीं हर एक ज़िले में जो वहाँ की सभासद का ये वो काम है कि वहाँ पे नगर पालिका का भी कि वो अपने यहाँ एक वो महिला आयोग बनाएं और उनको एक मेनली महिला ही उस आयोग के अध्यक्ष रहें, और वो अपनी महिलाओं के जो आसपास की महिला हैं उनकी बातों को सुने। इस तरह करके बहुत सारे एक्ट और ये बनाए गए महिलाओं के लिए, और आज महिलाएं इन सब का भरपूर अपना सहयोग लेती हैं और आगे बढ़ती हैं। तो ये रहा आपका वुमेंस पे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसमें हम चिल्ड्रंस के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, इसके साथ अपने लेक्चर को हम बंद करते हैं और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।